इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर युद्ध के मैदान से आपको बता दें। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में अमेरिका का एक बड़ा बयान आया है। कीव में अमेरिकी दूतावास ने कहा है न्यूक्लियर प्लांट पर हमला सबसे बड़ा वॉर क्राइम है और रूस अपने खतरनाक इरादे की तरफ एक कदम और बढ़ चुका है। अब वो क्या इशारा करना चाहते हैं, क्या वो ये आरोप लगाना चाहते हैं रशिया पर कि वो कोई न्यूक्लियर वॉर इग्नाइट करना चाहता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट यूएस एम्बेसी का कुछ इसी तरीके का आता है जिसमें वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करना एक वॉर क्राइम है। जनरल सहानी, ये अमेरिकी दूतावास कीव में जो मौजूद है उसका ये स्टेटमेंट, ये बड़ा हमला नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रणनीति के मुताबिक किस प्रकार से पॉलिटिकल लीडरशिप यूक्रेन की टूट सकती है या बैठ सकती है या ज़ेलेंस्की स्टेप डाउन कर सकते हैं। जब लोगों के अंदर दहशत और उनकी प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती हैं कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप से बोलें कि हमारे को रास्ता दिखाएं। और जो पुतिन की रणनीति ये रही है कि जो पेट्रोलियम डिपोज हैं, पावर प्लांट्स हैं, इन सबको एक तरह से बंद कर दें। इस सर्दी के मौसम के अंदर अगर आपको लाइट नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, आपकी जो सेंट्रल हीटिंग है वो बंद हो जाएगी, तो किस प्रकार से प्रेशर क्रिएट करेगी, जो इमोशनल हाइप है उससे फर्क पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले एक एग्रीमेंट होती है और एक अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे हमारा और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट है कि हम एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को नहीं अटैक करेंगे, तो ये वाकई बहुत एक सीरियस मामला है कि आप एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक करते हो। दूसरी बात यह है कि क्या अब इस समय पुतिन की रणनीति है कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा बर्बाद कर दो। जब एक बोलते हैं चोक होल्ड का मतलब होता है कि आपने पूरा घेर डाल दिया, फिर उसका सांस बंद करने की आपकी वो नौबत आ गई है। तो ये मेरा ख्याल बहुत सीरियस चीज़ है, क्योंकि जब वो 25% की इलेक्ट्रिसिटी जो है यूक्रेन की वो इस पावर प्लांट से जाती है, तो यानी कि पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा। सिर्फ यूक्रेन नहीं सर, ये यूरोप की अगर हम बात कर लें, इतनी बड़ी कैपेसिटी है न्यूक्लियर पावर प्लांट की, 6 रिएक्टर्स इसमें हैं। और अभी एक और बड़ी खबर आई है, वो भी दर्शकों को बता दें। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल की में भी इस वक्त इंटरनेशनल इंक्वायरी कमीशन जो बुलाई गई थी, जो कि रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन पर, इसमें भी भारत ने एब्सटेन किया है। ये एक बड़ी खबर है। देखिए, यहाँ पर ह्यूमन राइट काउंसिल को लेकर एक बार फिर से ये एक गोलबंदी करने की कोशिश की गई। इसमें भारत का रुख क्या था, एक बार फिर से भारत ने अपना न्यूट्रल रुख रखा है। जनरल कुलकर्णी, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि भारत को थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग, और यही कारण है कि हम लोग जो है एब्सटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ज़रूर कह रहा है कि एब्सटेंशन मीन्स प्रोबेबली सपोर्टिंग यूएस, प्रोबेबली सपोर्टिंग द रशियन। ऐसे नहीं है, हम लोगों की अपनी कंपल्शन है, हम लोगों की अपनी राजनीति, हम लोगों का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, वो नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन सर मुझे ये ह्यूमन राइट काउंसिल, ये कमीशन ना कई बार ऐसा लगता है कि क्या वाकई में इसकी कोई ताकत या इसकी कोई हैसियत बची है? कश्मीर में हम देखें, हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें, हमने अफगानिस्तान में देखा, सीरिया में देखा, लीबिया में देखा, वो क्या था फिर? और चाइना में जो और इसमें मैं 2 पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। एक तो ये सिंबॉलिक बॉडीज हैं, यानी कि टूथलेस बॉडी हैं, और दूसरा ये बहुत सिलेक्टिव होते हैं कि किसको आपने दबाना है, किसको आपने नहीं दबाना है। तो ये बहुत सिलेक्टिव है, ये हल्ला करते हैं। जो कमज़ोर देश हैं उनके ऊपर ये लांछन लगाते हैं, पर ये बॉडीज जो हैं एक्चुअली इफेक्टिव नहीं है। दे आर मोर सिंबॉलिक एंड वो सिलेक्टिव भी बहुत हैं कि किसको आपने अटैक करना है, किसको आपने नहीं अटैक करना। जनरल कुलकर्णी, आप बात कर जैसे WHO को अगर चाइना फाइनेंस कर रहा है, तो वो कोविड का क्या रीज़न है आपको कभी नहीं पता चलेगा। क्यों अमेरिका ने उसका फाइनेंसिंग बंद कर दिया और चाइना ने फाइनेंस करना शुरू किया, और उसके बाद जो आपको भी सब पता चलेगा, समझ में आएगा, वो एक तरफ है। जैसे जल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सिलेक्टिव, एब्सोल्युटली सिलेक्टिव। तो यही कारण हमेशा अपने देश को अपना हित देखना है, हमने ये नहीं देखना है। आज के वक्त जो जिस प्रकार से भारत ने स्टैंड लिया है, मुझे लगता है पहली बार ऐसे हुआ होगा इतने दिनों के बाद कि पूरे सरकार में, ऑपोजिशन हो सरकार हो, सब मिल करके एकजुट है कि जो भारत ने स्टैंड लिया है वो बिल्कुल ठीक है। और ये जो एक और बड़ी खबर आ रही है सर, यूक्रेन संकट पर यूरोपियन यूनियन और नाटो देशों की बैठक भी शुरू हो गई है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग है। देखिए, स्थिति भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हालात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये मीटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट
प्लांट पर रूस के हमले के बाद नेटो और यूरोपियन यूनियन की ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाई गई है। जनरल सहानी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग का मतलब क्या? आप एक बार फिर से वही एंटी पुतिन सेंटिमेंट यहां पर चर्चा किए जाएंगे, एंटी पुतिन गोलबंदी की जाएगी, रशिया ये युद्ध कैसे रोके? इतनी मीटिंग्स हो रही है, युद्ध तो रुक नहीं रहा है। तो मैं यही कह रहा था कि जो ज़रूरी चीज़ है, जो पुतिन ने किस कारण इस युद्ध को शुरू किया है, उस प्रॉब्लम के ऊपर अगर कोई डिसीजन होगा या उसके ऊपर कोई पहलाई होगी तो जाके आप देखेंगे कि युद्ध रुकेगा। वो चाहता था कि उसके नियर अब्रॉड के अंदर जो पुरानी CIS कंट्रीज़ हैं उसमें नेटो की एक्सपेंशन ना हो। नेटो की एक्सपेंशन अगर एक स्टेटमेंट, मैं कल भी यही बोल रहा था कि अगर एक स्टेटमेंट देते हैं US के लीडरशिप या यूरोपियन लीडरशिप कि नेटो की एक्सपेंशन के वक्त हम रशिया की सिक्योरिटी इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से इस युद्ध का अंतिम नीति और या अगला द एंड स्टेट ऑफ द वॉर विल हैपन। बट मोर इंपॉर्टेंटली जब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग्स हैं, एज आई टोल्ड यू, ये मैसेजिंग हैं, दीज आर वेज टू क्रिएट प्रेशर्स ऑन कंट्रीज हु हैव एब्सटेन्ड। इट इज अनदर वे टू क्रिएट। द UNHRC ने अब एक प्रेशर क्रिएट किया कि इंडिया ने फिर एब्सटेन कर दिया है। आपने जनरल असेंबली में हुआ, वहां पे एब्सटेन कर दिया, सिक्योरिटी काउंसिल में एब्सटेन कर दिया। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ये दिखा रही है कि बाकी सब देश एक एकत्रित हो गए हैं, आप अकेले रह गए हैं। UAE टूट के जो सिक्योरिटी काउंसिल में आपके साथ था, उसने अब वोट किया है जनरल असेंबली के अंदर। सो आप एक तरह से वो आइसोलेट करना चाहते हैं ये कंट्रीज जिन्होंने दिखाया है कि पूरा देश या पूरी वर्ल्ड एकजुट नहीं है रशिया को इस युद्ध के लिए मानने के लिए कि दैट ही इज द रिस्पांसिबल पर्सन। अच्छा, डिप्लोमेसी बताने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम यहां पर देख सकते हैं कि एंथनी ब्लिंकन जो कि विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, वो भी यहां पर नजर आ रहे हैं। वो भी उनके साथ दिख रहे थे, जो यहां के चेयरमैन है नेटो के, सोल्सबर्ग। और यहां पर अब जो मीटिंग होगी, शायद मीटिंग हुई है, उसके बाद क्या बातचीत होती है हमें जानना जरूरी होगा, क्योंकि एंथनी ब्लिंकन यहां पर मौजूद है, तो हो सकता है कि कुछ स्टेटमेंट दिया जाए। लेकिन जनरल द्विवेदी, जो स्टेटमेंट्स आएंगे, क्या फिर से वो हम देखेंगे कि ठीक है, हम इन पर सैंक्शंस लगा चुके हैं, हम इसकी कड़ी से निंदा करते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम आपको लगता है कि नेटो की ओर से उठाया जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई हो सकता है कि क्या फोर्सेस बूट्स ऑन ग्राउंड भेज दें इसके बाद? नहीं, हमें बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं आएंगे, क्योंकि उससे युद्ध जो है उसमें और ही एक डैम मोड आ जाएगा। जो मैं सोचता हूँ, दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो नेटो ये सोच सकती है कि हम थोड़ी सी जो ग्राउंड है वो यील्ड कर दें, यानी कि एक स्पेस दे दें पुतिन को कि युद्ध बंद करने के लिए। आफ्टर ऑल वो युद्ध करने आए, क्यों आए? अभी तक उनकी जो मुद्दे थे वो हल नहीं हुए हैं। दूसरा, वो ये भी चाहते हैं कि यूक्रेन एकदम घुटनों पर ना आ जाए, क्योंकि वो युद्ध की पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक इंटरेस्ट है। उधर चाइना भी ये चाहता है कि थोड़ा युद्ध और चले, क्योंकि दोनों तरफ से नेटो भी चाहती है कि थोड़ा युद्ध चले, चाइना भी चाहता है। और इसमें दो मुद्दे बहुत जरूरी हैं। पहले तो डिस्कस करेंगे कि थोड़ा सा हम लीवरेज दें ताकि पुतिन जो है टेबल पर आ जाए, और दूसरा, यूक्रेन जो है वो घुटनों पर ना आए, उसकी भी जो कैपेबिलिटी है या क्षमता है नेगोशिएशन के लिए, उसके पास भी कुछ कहते हैं मुद्दे होने चाहिए। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूं, आखिरकार अमेरिका का जो एक ऑब्सेशन है रूस को लेकर, आखिर क्या है? लगातार हम यही देखते हैं कि उसका जो एक ऑब्सेशन बना हुआ है, वो कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंजर है वो चाइना है, लेकिन वो काम करता है रशिया के अगेंस्ट में। अगर आप देखें जिस प्रकार से जो कार्रवाई हुई है, क्वाड के अंदर क्या हुआ है, क्वाड की मीटिंग हुई थी कि इंडो पैसिफिक में यूक्रेन जैसे हालात नहीं क्रिएट होने चाहिए। ये क्यों हुआ है? बिकॉज वर्ल्ड ने अपने आप फिजिकल प्रेजेंस नहीं दिखाई यूक्रेन के अंदर मदद करने के लिए। वो एक तरह से चाइना को एम्बोल्डन करता है कि कल ताइवान में जाएगा तो लोग कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ सैंक्शंस देंगे। तो उसके ये जो प्रॉब्लम जो क्वाड की कल हुई थी, और जो ये डिसाइड किया गया कि इंडो पैसिफिक में यूक्रेन जैसे हालात कभी होने नहीं चाहिए या ऐसा सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, ये इसी के लिए है। बिकॉज अमेरिका का यही डर है कि जो आप देखेंगे ताइवान के ऊपर कल चाइना कर लेगा तो क्या करेंगे। एक बात ऐड करना चाहूँ जनरल द्विवेदी, आप बोलिएगा, ये जो वॉर क्रिमिनल है पुतिन, इससे पुतिन को वाकई में कोई फर्क भी पड़ रहा है? इतने सैंक्शन लग गए तब तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अब उनको वॉर क्रिमिनल कह दिया जाए क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर हमला कर दिया। देखो, ये भी सिंबॉलिक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जब सब सिमेंटिक्स होती हैं, जिसको बोलते हैं परिभाषाएं होती हैं, उनको ये फर्क नहीं पड़ने वाला। पर जो पॉइंट्स जनरल सानी बता रहे थे, देखो, अगर यही आप रेप्लिकेट कर दें ताइवान के, और ताइवान की चाइना की स्टेटेड पॉलिसी है कि अगर हम ताइवान को यूनिफाई नहीं कर सकते तो हम फोर्स यूज करेंगे। और उसमें एक एम्बिग्यूटी है बिटवीन अमेरिका या ताइवान कि वो ताइवान की मदद करने आएंगे या नहीं आएंगे। ये एक बिहाइंड द सीन एक उनकी संधि है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।